जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपको बताया जाता है कि आपका देश अब अस्तित्व में नहीं है। इसलिए नहीं कि उसे तबाह किया गया, इसलिए नहीं कि किसी ने उसे जीत लिया, बल्कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने फैसला किया कि इसका नाम बदल दिया जाए। और वो भी कोई साधारण नाम नहीं, एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया 2000 साल से जानती थी। यही हुआ था 1935 में। धरती की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक ऐसी धरती जिसने दुनिया को उसका पहला साम्राज्य दिया, मानवाधिकारों की पहली घोषणा दी और दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक दी। उसने अचानक दुनिया से कहा कि उसे पर्शिया मत बुलाओ, अब उसे ईरान बुलाओ। लेकिन असली सवाल यह है दोस्तों, क्यों? क्या हुआ था? क्या यह सिर्फ एक नाम बदलने की बात थी, या इसके पीछे कुछ और गहरा था? एक पहचान का बदलाव, एक राजनीति का बदलाव, एक पूरे देश की आत्मा का बदलाव। आइए समय में पीछे चलते हैं और समझते हैं उस अद्भुत कहानी को जब फारस बना ईरान, दुनिया की पहली महाशक्ति। नाम बदलने की कहानी समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि यह सभ्यता कितनी पुरानी और कितनी शक्तिशाली थी। आज से लगभग 2500 साल पहले, रोमन साम्राज्य से भी पहले, यूरोप के अधिकांश हिस्सों में राजतंत्र बनने से भी पहले, एक ऐसा साम्राज्य था जो आज के ग्रीस की सीमाओं से लेकर भारत की सरहदों तक फैला हुआ था, मध्य एशिया से लेकर मिस्र तक। ये था अकेमेनिड साम्राज्य। इसकी नींव रखी थी लगभग 550 ईसा पूर्व में साइरस महान ने, और ये उस समय तक की दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। साइरस महान एक अद्भुत व्यक्तित्व थे दोस्तों। वो इतिहास के उन चंद विजेताओं में से एक है जिन्हें सिर्फ उनके अपने लोग ही नहीं, बल्कि जिन्हें उन्होंने जीता वो भी सम्मान से याद करते हैं। जब उन्होंने बेबीलोन जीता तो उन्होंने वहां के लोगों को गुलाम नहीं बनाया, उन्हें आजाद किया। बेबीलोन में कैद यहूदियों को उनकी मातृभूमि वापस जाने की अनुमति दी, स्थानीय रीति रिवाजों और धर्मों का सम्मान किया। 539 ईसा पूर्व में उन्होंने एक ऐसी घोषणा जारी की जिसे कई इतिहासकार दुनिया का पहला मानवाधिकार दस्तावेज मानते हैं। साइरस सिलेंडर, एक मिट्टी का बेलन जिस पर लिखा था कि लोगों को अपना धर्म मानने और शांति से जीने की आजादी है। इस साम्राज्य को, इस अद्भुत सभ्यता को पर्शिया यानी फारस कहा यूनानियों ने, क्योंकि यूनानियों का पहला संपर्क ईरान के दक्षिण पश्चिम में एक क्षेत्र से हुआ था जिसे कहते थे पार्स या पारसा। यूनानियों ने इसे पर्सिस कहा और फिर पश्चिमी दुनिया ने पूरी जमीन और उसके लोगों को पर्शिया और पर्शियंस कहना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात जो अधिकतर लोग नहीं जानते, वहां रहने वाले लोगों ने खुद को कभी पर्शियन नहीं कहा। तो वो खुद को क्या कहते थे? यहीं से कहानी सच में दिलचस्प होती है दोस्तों। इस जमीन के लोग हमेशा से खुद को और अपनी धरती को ईरान कहते आए हैं। ईरान शब्द आया है आर्याना से, एक प्राचीन शब्द जिसका अर्थ था आर्यों की भूमि। यहाँ एक जरूरी बात कहनी है दोस्तों, आर्य शब्द आज नाजी इतिहास की वजह से एक बहुत अंधेरी छाया लिए हुए है, लेकिन इसका मूल अर्थ बिल्कुल अलग था। प्राचीन भारत ईरानी संदर्भ में आर्य का मतलब था श्रेष्ठ या कुलीन, और ये उन लोगों के समूह को संदर्भित करता था जो इंडो ईरानी भाषाएं बोलते थे और हजारों साल पहले इस क्षेत्र में बस गए थे। यूनानियों के आने से बहुत पहले, किसी ने इसे पर्शिया कहने से पहले, ये धरती अपने लोगों के लिए ईरान थी। ये नाम प्राचीन पारसी धर्म के ग्रंथों में मिलता है। 3री सदी के सासानी साम्राज्य के शिलालेखों में मिलता है, जो इसे ईरान शहर यानी ईरान का राज्य कहते हैं। तो 2000 साल से एक अजीब स्थिति थी। पश्चिमी दुनिया इसे पर्शिया कहती थी, वहां के लोग इसे ईरान कहते थे। काफी समय तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देश चलता रहा, साम्राज्य उठते और गिरते रहे। यूनानी आए, सिकंदर महान ने 330 ईसा पूर्व में इसे जीत लिया। फिर पार्थियन उठे, फिर शक्तिशाली सासानी साम्राज्य, फिर 7वीं सदी में अरब आक्रमण हुआ जो इस्लाम लेकर आया और इस क्षेत्र की संस्कृति को मूल रूप से बदल दिया। फिर मंगोलों ने तबाही मचाई। फिर 16वीं सदी में सफावी वंश उभरा जिसने शिया इस्लाम को राजधर्म बनाया, एक फैसला जो आज भी इस क्षेत्र की पहचान को आकार देता है। इन सब के बीच सदियों की विजय, साम्राज्यों, धर्मों और उथल-पुथल के बावजूद लोग अपनी धरती को ईरान कहते रहे और पश्चिमी दुनिया उसे पर्शिया कहती रही, जब तक 1935 नहीं आया और एक इंसान ने फैसला किया कि अब दुनिया को सच्चाई जाननी चाहिए। वो इंसान जिसने नाम बदला, उनका नाम था रज़ा शाह पहलवी, और उन्हें समझे बिना नाम बदलने की वजह नहीं समझी जा सकती।
20वीं शताब्दी की शुरुआत में ईरान, जिसे दुनिया अभी भी पर्शिया कहती थी, बहुत मुश्किल दौर में था। कभी अजेय रहा ये साम्राज्य सदियों की कमजोरी के बाद दो महाशक्तियों के बीच फंसा हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। दोनों का ईरान के मामलों में गहरा प्रभाव था। देश में तेल मिल चुका था और अंग्रेजों का उस पर एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी के जरिए जबरदस्त नियंत्रण था। ईरानी जनता थकी हुई थी। 1905 से 1911 में एक संवैधानिक क्रांति हुई थी, जिसमें ईरानियों ने संविधान और संसद के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये लोकतांत्रिक आकांक्षा का एक शानदार पल था, लेकिन देश अस्थिर ही रहा। इसी अफरा तफरी में उभरे रजा खान, एक फौजी अफसर जिनमें गजब की महत्वाकांक्षा थी। 1921 में उन्होंने तख्ता पलट किया। 1925 तक उन्होंने काजार वंश के आखिरी शाह को हटाकर खुद को नया शाह घोषित कर दिया। अपने वंश का नाम रखा पहलवी। ये नाम जानबूझकर चुना गया था क्योंकि ये इस्लाम से पहले की ईरान की पार्थियन भाषा से जुड़ा हुआ था। नाम बदलने से पहले ही वो पहचान का संदेश दे रहे थे। रजा शाह एक आधुनिकतावादी थे, एक राष्ट्रवादी। उन्होंने तुर्की की तरफ देखा, जहां मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ऑटोमन साम्राज्य को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में बदल दिया था, और वो प्रेरित हुए। उन्होंने ईरान को 20वीं शताब्दी में खींचना चाहा। सड़कें, रेलवे और विश्वविद्यालय बनवाए, सेना को आधुनिक बनाया, पश्चिमी पहनावे को बढ़ावा दिया, सार्वजनिक जीवन में धार्मिक पादरियों का प्रभाव कम किया, और वो ईरानी पहचान को लेकर गहरे, लगभग जुनूनी तौर पर भावुक थे। 1935 का नाम बदलाव। रजा शाह चाहते थे कि दुनिया ईरान को उस नाम से पहचाने जो उसके अपने लोग सदियों से इस्तेमाल करते आए हैं। उनके लिए पर्शिया नाम एक विदेशी थोपा हुआ लेबल था, यूनानियों का दिया हुआ, जो सिर्फ देश के एक हिस्से को दर्शाता था और किसी तरह पूरी दुनिया में फैल गया। मार्च 1935 में उन्होंने सभी विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वो देश को पर्शिया नहीं, ईरान कहें। ऊपर से देखें तो ये साधारण प्रशासनिक सुधार लगता था, लेकिन भीतर से ये अर्थ से भरा हुआ था। रजा शाह उस समय यूरोप में उभर रही एक विचारधारा से गहरे प्रभावित थे, जातीय गौरव से जुड़ा राष्ट्रवाद। कुछ इतिहासकार नाजी जर्मनी के प्रभाव की तरफ इशारा करते हैं, जिसके साथ ईरान 1930 के दशक में आर्थिक और राजनीतिक संबंध बना रहा था। ईरान शब्द का आर्य पहचान से जुड़ाव उस समय यूरोप में प्रचारित विचारों से मेल खाता था। ये कहानी का एक जटिल और कुछ असहज करने वाला हिस्सा है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि सभी ईरानियों ने इन विचारों को स्वीकार किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये नाम बदलने के समय की पृष्ठभूमि को समझाता जरूर है। दूसरे इतिहासकार अधिक सरलता से तर्क देते हैं कि रजा शाह सच में चाहते थे कि उनका देश एकजुट, गौरवशाली, प्राचीन पहचान के तले खड़ा हो। ईरान नाम सिर्फ एक लेबल नहीं था, ये एक घोषणा थी। हम एक प्राचीन लोग हैं, हमारा अपना इतिहास है, हमें उस एक प्रांत तक सीमित मत करो जिससे यूनानियों का पहला सामना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ये बदलाव मान लिया। दुनिया के नक्शे पर पर्शिया की जगह ईरान आ गया। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी का नाम बदलकर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी हुआ, और बाद में 20वीं शताब्दी की सबसे नाटकीय राजनैतिक घटनाओं में से एक के बाद वो बन गई BP। लेकिन वो कहानी फिर कभी। क्या नाम बदलने से सब कुछ बदल गया? यहाँ बात दार्शनिक हो जाती है दोस्तों। नाम बदलने से लोग नहीं बदले, पहाड़ नहीं हिले, भाषा नहीं मिटी, रूमी और हाफिज की शायरी नहीं गई, कालीन, केसर, परसेपोलिस के प्राचीन खंडहर, सब कुछ वैसा ही रहा। और कई मायनों में इस धरती की पहचान इतनी परतदार है, इतनी पुरानी है, इतनी जटिल है कि एक नाम उसे समेट नहीं सकता। सोचिए, फारसी भाषा यानी फारसी आज भी ईरान, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में 10 करोड़ लोग बोलते हैं। फारसी शायरी को दुनिया की सबसे खूबसूरत शायरी माना जाता है। फारसी व्यंजन, फारसी वास्तुकला, फारसी गणित और खगोल शास्त्र, मानव सभ्यता में इन योगदानों की सूची चौंकाने वाली है। नाम बदलने के बाद भी पर्शिया शब्द सांस्कृतिक चेतना से मिटा नहीं। हम आज भी कहते हैं पर्शियन कैट, पर्शियन रग और पर्शियन गल्फ, एक नाम जो आज भी गहरे राजनीतिक विवाद का विषय है। कुछ अरब देश इसे अरेबियन गल्फ कहना पसंद करते हैं। तो राजनीतिक रूप से क्या बदला? बहुत कुछ। ईरान नाम एक ऐसे देश की पहचान बन गया जो खुद को पश्चिमी नजर से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर परिभाषित करना चाहता था। आत्मनिर्धारण की ये चाह आने वाले दशकों में और तीव्र होती गई और अंततः 1979 की इस्लामिक क्रांति में परिणत हुई, जब शाह को उखाड़ फेंका गया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। एक क्रांति जिसने एक बार फिर देश की पहचान बदल दी, इस बार नाम से नहीं बल्कि एक बिल्कुल नई शासन व्यवस्था और मूल्यों से।
सबसे गहरा सवाल। दोस्तों, फारस के ईरान बनने की कहानी एक ऐसा सवाल उठाती है जो ज्योग्राफी और राजनीति से कहीं आगे जाता है। किसी नाम में क्या होता है और किसी देश का नाम तय करने का अधिकार किसे होता है? 2000 साल से एक ही जमीन के दो नाम साथ साथ चले, एक बाहर से देखने वालों का दिया, एक अंदर से देखने वालों का अपना। और अधिकतर इतिहास में बाहर वालों का नाम वैश्विक मंच पर छाया रहा, इसलिए नहीं कि वो ज्यादा सटीक था, बल्कि इसलिए क्योंकि शक्तिशाली लोगों ने उसे इस्तेमाल किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण दुनिया में हैं। जर्मनी को जर्मन लोग डॉयचलैंड कहते हैं, भारत को भारत कहा जाता है, एक प्राचीन नाम जो अब आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ग्रीस को यूनानी हेलास कहते हैं। ये सिर्फ भाषाई अजीबोगरीबियां नहीं है, ये इतिहास, विजय और पहचान की खिड़कियां हैं। ईरान की कहानी हमें याद दिलाती है कि नामों का वजन होता है, उनमें इतिहास होता है, गौरव होता है, राजनीति होती है और दर्द भी। किसी नाम को सुधारने का या किसी नाम पर जोर देने का फैसला कभी सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं होता। ये एक पूरे समाज का ये कहना होता है, ये हम है, यही हम खुद को कहते हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया ये जाने। और शायद दोस्तों, यही सबसे इंसानी भावना है। तो कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।